एग्ज़ाम मतलब स्टार्ट होने वाला है एंड मैं वहाँ पे ये सोच रही हूँ कि ना लाइट है ना फ़ैन है एंड जो मंथ था वो जून का मंथ था। मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट इसीलिए फ़ेल कर गई थी क्योंकि मैंने लास्ट के 3-4 मंथ्स बचे हैं। तो एनसीईआरटी रीड करना नहीं ज़रूरी है। उस टाइम पे मेरे को मिले यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स एंड मैंने उनसे पढ़ाई स्टार्ट करी। तो आप बेशक मॉक टेस्ट फिर दो ही मत, क्योंकि उसका फ़ायदा ही नहीं होने वाला है कि बिकॉज़ जो बच्चे एंड के टाइम पे मेहनत कर लेते हैं वो उन बच्चों को भी पीछे छोड़ सकते हैं जो 2 साल से 16-17 घंटे मेहनत कर रहे हैं। एक बहुत ही फेमस चाइनीज वॉरियर सुन त्सू ने अपनी आर्ट ऑफ वॉर में कहा है, वॉर में छोटी सी गलती भी ना करना उस दुश्मन पे जीत पाने जैसा है जो ऑलरेडी हारा हुआ है। नमस्कार, मैं प्रेरणा आज आपको अपनी नीट जर्नी के माध्यम से ये बताऊंगी कि कैसे इस लास्ट के फेज में एक छोटी सी गलती भी आपको ना ही बहुत रैंक पीछे ढकेल सकती है, बल्कि आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सपना भी आपसे छीन सकती है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कि 10th तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे क्या करना है। बट मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको हमेशा से ये था कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा। तो मेरी 2 बड़ी बहनें हैं एंड एक छोटा भाई है एंड मैं थर्ड सिस्टर हूँ अपने घर में। तो उनको मेरे लिए तो हमेशा से ये था कि ये सबसे छोटी है, इसको तो बिल्कुल प्रेशर नहीं डालेंगे एंड ये जितना अच्छा जितना पढ़ना चाहे उसे वो कराएँगे। तो मेरे लिए मेरे पापा का हमेशा से यही सपना था कि तेरे को तो मैं डॉक्टर ही बनाऊँगा। बट ये बात मेरे को 10th तक नहीं पता थी एंड 10th में ऐसे फाइनली डिसाइड होता है कि नहीं तू पीसीबी लेगी एंड डॉक्टर बनेगी। तो वो मेरे को एक बहुत बड़ी कोचिंग में मेरा एडमिशन भी करा देते हैं। बट दिक्कत वहाँ से ये आती है कि मैं उतनी बड़ी कोचिंग में चली तो जाती हूँ, बट मुझे आता ही नहीं था कि कैसे उसे पढ़ना होता है, स्कूल के साथ कैसे कोचिंग को मैनेज करना होता है। एंड तब जब मैं गई उस कोचिंग में तब मेरे को मुश्किलें पता लगने लग गई कि कितना कंपटीशन है एंड कितना मुश्किल होता है नीट। और मेरे को ये लगता था कि मेरे से तो कभी नहीं होगा। मेरे को आज भी याद है कि जब मैं उस कोचिंग में गई थी, मेरे शुरू के 1-2 महीने जो सबसे ईज़ीएस्ट चैप्टर्स होते हैं नीट के बच्चे की लाइफ के लिए, वो उन चैप्टर्स में भी मेरे मार्क्स लाइक 330, 340 से ज़्यादा नहीं आते थे। एंड उस जगह पे बच्चों के मार्क्स बिल्कुल 700, 710 आ रहे हैं एंड वो मेरे को इतना डीमोटिवेटिंग लगता था। बट फिर मैंने ये सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे को नीट ही करना है। मैं अभी इस बारे में सोच ही क्यों रही हूँ कि मुझे नीट करना है। अभी मेरे को ये देखना चाहिए कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ अपनी 11th की स्टडी, इस पे मुझे अच्छे से फोकस करना है एंड एनसीईआरटी पे ही बेशक मैं ध्यान दूँ। अगर मेरे से कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व नहीं भी हो रहे हैं, तो भी मैं ये सोचती थी कि एनसीईआरटी तो बहुत ईज़ी है, मैं उसको तो बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो ऐसे ही करते-करते मेरी पूरी 11th निकल गई एंड फिर जब मेरी 12th स्टार्ट हुई तब मैंने सोचा था कि नहीं, मैं अब तो स्टार्टिंग से अपनी कोचिंग में भी बहुत ध्यान दूँगी एंड बहुत अच्छे मार्क्स लाऊँगी। 720 में से कम 500 से ऊपर तो मेरे आने चाहिए, क्योंकि मेरे आज तक आए नहीं थे 500 से ऊपर। कोविड आ गया एंड सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। मतलब जितना मैं सोच रही थी कि अब दिक्कतें कम हो जाएँगी एंड वो और बढ़ गई थी कि मतलब अब ऑनलाइन में उस सारा स्ट्रगल को झेलना वो और मुश्किल था। पर एट द एंड मेरे को ये लगता है कि वो चीज़ बहुत अच्छी हुई मेरे लिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना मतलब ऑनलाइन में आपका टाइम इतना बचता है, आप इतने अच्छे से फोकस कर सकते हो। उस टाइम पे मेरे को मिले यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स एंड मैंने उनसे पढ़ाई स्टार्ट करी। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने किससे क्या-क्या और कैसे पढ़ा। तो स्टार्टिंग विद फिज़िक्स, जो नीट एस्पिरेंट की लाइफ़ का सबसे बड़ा मतलब डेंजरस जो चीज़ होती है वो है, क्योंकि बच्चों से फिज़िक्स नहीं होती एंड मुझे उसका मेन मतलब प्रॉब्लम ये लगता है हमेशा से कि बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस टीचर कराता है ना, वो उस टाइम पे उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं एंड उसी से सेम टॉपिक के और क्वेश्चंस भी करेंगे तो उनसे वो हो जाएँगे। बट जब वो मॉक टेस्ट में बैठेंगे तब उनसे वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो इसका मतलब मेन प्रॉब्लम ये होता है कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं फिज़िक्स में। आपको थ्योरी के ऊपर अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। आपको बहुत डिफरेंट टाइप सेट्स ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे टाइप्स के एंड जब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तब आप कर पाओगे। एंड वो कोई भी बच्चा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि आप तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते ही नहीं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो फिजिक्स में ज़रूरी होते हैं करना, वो तो आप करते ही नहीं हो। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो फिजिक्स में स्पेशली। एंड एनसीईआरटी फिजिक्स की मतलब रीड करना इतनी नेसेसरी नहीं है, जैसे कि लास्ट के 3-4 मंथ्स बचे हैं तो एनसीईआरटी रीड करना नहीं ज़रूरी है। बट जो बच्चा अभी भी अपने 11th-12th के फेज़ में है उसको मैं ये बोलूँगी एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड
लास्ट के एंड मंथ में आपको फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अपनी फार्मूला शीट्स बनानी है, क्योंकि एंड डे पे आपको वही सारे फार्मूलाज रिवाइज करा पाएंगी, आप पूरे अपने नोट्स कोचिंग के रेफर नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको बताऊंगी केमिस्ट्री के बारे में, बल्कि जो मेरी इस गलती के बारे में बात हो रही है वो केमिस्ट्री की ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट इसीलिए फेल कर गई थी क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पे इतना ध्यान नहीं दिया था। बहुत ही सारे नीट एस्पिरेंट इससे रिलेट कर पाएंगे कि आप केमिस्ट्री पे इतना ध्यान देते ही नहीं हैं, क्योंकि बायो जो होती है वो आधा पेपर आपका होता है एंड बहुत स्कोरिंग भी होती है, तो बच्चे सिर्फ बायो पढ़ते रह जाते हैं। एंड फिजिक्स बीइंग द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट, आप उस पर बहुत ध्यान देते हो। लिटरली मैं 8-8 घंटे अपने, मतलब 10-12 घंटे में से मैं 8 घंटे फिजिक्स ही पढ़ती रह जाती थी एंड बाकी टाइम बायो को करती थी। एंड केमिस्ट्री को तो ऐसा लगता था कि हो ही जाएगी, ईजी ही होती है। बट एट द एंड डे जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, द लीस्ट स्कोर जो मेरा था वो केमिस्ट्री के अंदर था एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स थी। ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, बट मैंने उनके आंसर्स गलत किए क्योंकि मैंने केमिस्ट्री को बहुत लाइटली लिया एंड मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि लास्ट के 3-4 मंथ्स में आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली प्रायोरिटाइज करना है। एक सब्जेक्ट पे ध्यान देने से आपके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे। एंड मैं ये चीज़ भी बोलना चाहूँगी कि बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो डू एंड डाई टॉपिक्स कर लेंगे, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड वो करके तो सब कुछ हो जाएगा। बट उन डू एंड डाई टॉपिक्स से कभी आपका स्कोर नहीं आ सकता। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स एंड ये सब डालते रहते हैं कि नहीं बस इतने टॉपिक्स कर लो एंड आपके 140 प्लस आ जाएंगे फिजिक्स में। अगर ऐसा होना होता तो बच्चे जो पूरा अपना 2-3 साल अच्छे से बिल्कुल पढ़ते हैं रात दिन एक करके, उनमें और आप में क्या डिफरेंस होगा। तो केमिस्ट्री की मेरी यही गलती थी जो मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में सुधारी, और मैंने केमिस्ट्री पे बहुत ध्यान दिया, उस पे भी बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, उसकी भी फार्मूला शीट्स बनाई फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, एंड ऑल्सो जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है उसके अंदर नोट्स बनाए, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं उनको एक छोटे से पेज पे लिखा एंड सब कुछ एंड डे पे रिवाइज़ किया, क्योंकि एट द एंड वही मैटर करेगा जो आपको लास्ट के डे पे रिवाइज़ है। बेशक आपने 2 साल कितनी भी मेहनत करी हो, कितने भी अच्छे से पढ़ा हो, बट एट द एंड डे जो आप याद करोगे वही आपको हेल्प करेगा। मुझे भी यही लगता है कि मैंने हमेशा से 2 साल मतलब इतना मैं नहीं पढ़ पाई थी, अपनी कोचिंग पे इतना ध्यान नहीं दे पाई थी, बट एट द एंड भी आकर मेरा सिलेक्शन इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने एट द एंड बहुत मेहनत करी एंड जितनी भी चीज़ें मैंने आज तक पढ़ी थी मैं उनको एक कंसाइज फॉर्म में रिवाइज कर पाई। मैं आपको अपनी एक कोचिंग का एग्जाम्पल भी देना चाहूँगी कि जब मैं 11th में थी तब ऐसा हुआ था मेरे साथ कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे एंड जिन बच्चों के बहुत अच्छे आते थे, मतलब वो एक जैसे एक बैच टॉपर होता है ना, काइंड ऑफ वो एक बच्चा था। एंड वो मेरे को अभी मैं जब अपने कॉलेज जा रही थी तब मिला था एंड मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कहाँ सिलेक्शन हुआ। तो देन ही सेड कि मैं बीटेक कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि बीटेक बुरा होता है, बट एट द एंड डे मतलब मैं जिन लोगों से अपने आप को कंपेयर करती थी कि ये इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, मैं नहीं लेके आ पा रही, तो इनका तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बट एट द एंड डे मैं तो ये देख रही हूँ कि मेरे बैच में जो मेरे सबसे कम मार्क्स मुझे लगते थे, आज की डेट में मैं ही एक मेडिकल कॉलेज में बैठी हूँ। तो अपने आप को किसी से भी कंपेयर करना छोड़ दो, क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है। तो अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, दैट इज़ बायोलॉजी। तो बायो तो सब नीट एस्पिरेंट्स का बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट होता है, बट स्टिल उसमें बच्चों के मार्क्स नहीं आते। अगर आप देखो कि 20 लाख बच्चे जो कि नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से 90% स्टूडेंट्स के 300 मार्क्स भी नहीं आते हैं। लाइक आप कैलकुलेट कर सकते हो 20 लाख मतलब 18 लाख स्टूडेंट्स हैं जिनसे सिर्फ बायोलॉजी भी स्टडी नहीं हो रही, एंड सबको लगता है कि बायो तो कितनी ईजी है। यही सोच के हर एक बच्चा 10th में पीसीबी लेता है कि बायो तो मैथ्स के कंपैरिजन में बहुत ईजी है और हम तो ये कर ही लेंगे। एंड तब वो आके इस नीट के जाल में फंस जाता है कि ड्रॉप पे ड्रॉप लेने पड़ रहे हैं क्योंकि बच्चों से बायोलॉजी भी नहीं होती, क्योंकि उनको बस वो छोटी सी 2 किताबें पढ़ना भी नहीं आता होता। एनसीईआरटी सब कह देते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, पर किसी को भी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ना नहीं आता है। तो मैं आपको अब ये बताऊंगी कि एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ते कैसे हैं। देखो, एनसीईआरटी 2 बुक्स हैं आपको, 11th की एंड 12th की, एंड इसके अंदर आपको हर एक चैप्टर बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ना है। अगर आप पहली बार रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी को तो आपको हाईलाइट करनी है वो चीज़ें जो आपको मुश्किल लगी हैं,
और जो भी इमेजेस हैं, जो भी टेबल्स हैं, उन सबको अच्छे से याद करना है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही हो जाते हैं। और जितने भी डायग्राम्स हैं, डायग्राम के नीचे जो कंटेंट लिखा है, उसके अंदर भी कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस बना के आ जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि वो एनसीईआरटी से था कि या कहाँ से था। समरी से कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चों को लगता है कि नहीं, ये तो अलग जगह से आया था, तो हमें कोची के मॉड्यूल्स पढ़ने चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि मैं आपको ये बता रही थी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया था, मैं केमिस्ट्री की वजह से फेल कर गई। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा बायोलॉजी का स्कोर 355 था 360 में से। मतलब मैंने बायोलॉजी बहुत अच्छे से करी थी। तो आपको हर एक समरी, हर एक क्वेश्चन, जितने भी आपके जितने भी आपके फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स दिया, उन सब के नीचे जो कंटेंट है वो सब कुछ पढ़ना है आपको। जितनी भी हाईलाइट करी हैं आपने पहली बार में चीज़ें, उन सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। एंड एट द एंड के जो 3-4 महीने हैं उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी शॉर्ट नोट्स ले लो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके इंडिविजुअल के होते हैं। आपको अपने शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ें लिखनी है जो आपको नहीं आती। अगर कोई चैप्टर है तो एक शॉर्ट नोट में क्या लिखा होगा, उसकी जो भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, बट क्वेश्चन तो आज की डेट में किसी भी लाइन से आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको उस पेज पे वो चीज़ें लिखनी है जो आपको नहीं आ रही हैं। जो चीज़ें आप भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहती, आपको वो चीज़ें उस पे लिखनी है और एट द एंड डे आपको वो सब चीज़ें रिवाइज़ करनी है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको लास्ट के 3-4 महीने में रिवाइज़ कैसे करना है सब कुछ, क्योंकि एट द एंड आपको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वही रहेगा कि आप एंड डे तक कितनी चीज़ें याद रख पाएँगे। तो मैं आपको बताऊँगी कि लास्ट के 3-4 महीने मैंने क्या किया था। तो एंड के टाइम पे आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स पढ़ते हो, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बिकॉज़ जो बच्चे एंड के टाइम पे मेहनत कर लेते हैं, वो उन बच्चों को भी पीछे छोड़ सकते हैं, जो 2 साल से 16-17 घंटे मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आखिरी में रेस आपकी उस एंड टाइम की ही है और उस टाइम पे जो-जो आप याद करोगे, वो चीज़ें आपको एंड डे पे, एग्ज़ाम डे पे ज़्यादा याद रहेंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा रेगुलर शेड्यूल रहता क्या था कि मैं डेली एटलीस्ट 13 टू 14 आवर्स लास्ट के 3-4 मंथ्स में पढ़ती ही पढ़ती थी। मैं एक छोटा-सा ब्रेक लेती थी जिसके अंदर मैं साइक्लिंग या वॉक कुछ भी कर लिया, क्योंकि एक आपको ऐसी एक्सरसाइज चाहिए जो आपको थोड़ा-सा हेल्प करे और थोड़ा-सा रिजुविनेट करे। सिर्फ पढ़ते रहने से आपका एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका सैचुरेट हो जाएगा ब्रेन, क्योंकि आप सेम ही टॉपिक्स बार-बार पढ़ते जा रहे हो। तो अब लास्ट के जो 3-4 महीने हैं उसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको क्या करनी है? आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। बहुत बच्चे मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं एंड इस वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। तो मैं आपको एक अपना इंसिडेंट भी देना चाहूँगी। मेरा एक बैचमेट है एंड उसकी वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उसे मतलब हर चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाती है। वो अभी भी एमबीबीएस में मेरे से बहुत जल्दी चीज़ें याद कर लेता है। बट उस वो भी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट फेल कर गया एंड उसका रीज़न बस ये था कि उसे मॉक टेस्ट देने में आलस आता था। तो इसलिए वो मॉक टेस्ट देता ही नहीं था एंड उसका एंड में जब स्कोर आया तो उसका स्कोर बहुत कम आया एज़ कम्पेयर्ड, मतलब उसको जितनी चीज़ें आती थी उसके कंपैरिज़न में उसका स्कोर बहुत कम आया। तो एंड टाइम पे उसने क्या किया कि उसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रिपेयर करे अपने सेकंड अटेम्प्ट में। तो आपको भी यही करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रिपेयर करो। तो इसके अंदर आपका मतलब एक एग्जैक्ट वे क्या होता है कि आप कैसे एक मॉक टेस्ट को देते हो। तो अभी जैसे कि 3 से 4 महीने बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट ऑल्टरनेटली एक डे पे आपको देना ही चाहिए मॉक टेस्ट। अगर आपको वो भी थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप वीक में 2 दे दें। बट जैसे-जैसे आपका नीट और पास आता जाएगा, आपको हर एक दिन 1 मॉक टेस्ट तो देना ही है। बट अगर आप उसे एनालाइज़ नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उस मॉक टेस्ट का फ़ायदा ही नहीं है जिसे आप एनालाइज़ नहीं कर रहे हो। तो आप बेशक मॉक टेस्ट फिर दो ही मत, क्योंकि उसका फ़ायदा ही नहीं होने वाला है कि अगर आप उसको एनालाइज़ ना करो, अपनी गलतियाँ ना देखो एंड आपको पता ना लगे कि उस क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करना है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन नीट में आ गया तभी भी आप उसे गलत ही करके आएँगे। तो आपको रोज़ मॉक टेस्ट देना है एंड उसे एनालाइज़ करना है एंड जो गलतियाँ हैं उसे मैं तो क्या करती थी कि एक नोटबुक के अंदर लिखती थी विद क्वेश्चन, ताकि आपको एक नोट्स की फॉर्म में वो आपके पास एक प्रिपेयर हो जाए कॉपी, जो आपको पता है कि आपको एंड के एक वीक के अंदर रिवाइज करनी ही है कि ये क्वेश्चंस मैंने गलत करे थे एंड अगर यही सेम क्वेश्चन मेरा नीट में आने वाला है तो मैं इसको तो गलत करके नहीं ही आऊँगा। तो अब मैं आपको ये बताऊँगी कि एग्ज़ाम डे पर मेरे साथ क्या हुआ था।
तो एग्ज़ाम डे पे पहले तो मैं आपको प्रिकॉशंस बता देती हूँ कि आपको क्या करने होते हैं। आप एटलीस्ट एग्ज़ाम जहाँ पर आपका है, वहाँ पे जितने आवर्स आपको लगने हैं, उससे 2-3 आवर्स एक्स्ट्रा लेकर जाइए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि 1 डेढ़ घंटा भी बहुत रहेगा, बट आपको पता नहीं होता वहाँ पे कितना जाम होएगा, कितना ट्रैफ़िक होएगा एंड वो कहाँ पर है वो लोकेशन। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि दिल्ली के एक ऐसे एरिया में मेरा स्कूल पड़ा था, जहाँ पर इतना ट्रैफ़िक होता है, लिटरली वहाँ पे जाने में मेरे को 3 घंटे लग गए थे, बेशक वो रास्ता सिर्फ़ आधे घंटे का था। तो इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रीचेक करने हैं बार-बार कि आप सारी चीज़ें लेकर जा रहे हो या नहीं। क्योंकि वहाँ पे अगर वो आप पैनिक कर गए, बेशक आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स आ भी जाते हैं, तो भी आप जो पैनिक आप एक बार कर गए हो ना, उसका इफ़ेक्ट आपके एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो मेरे साथ एग्ज़ाम डे पे हुआ क्या कि मैं टाइम से पहुँच गई, मैंने खाना भी अच्छे से खा लिया एंड पानी मैंने कम से कम ही पिया। बट हुआ क्या कि जिस स्कूल में मेरा पेपर था वो एक गवर्नमेंट स्कूल था एंड वहाँ पे ना लाइट थी, ना फ़ैन था। एग्ज़ाम मतलब स्टार्ट होने वाला है एंड मैं वहाँ पे ये सोच रही हूँ कि ना लाइट है, ना फ़ैन है एंड जो मंथ था वो जून का मंथ था एंड इतनी गर्मी, लिटरली मेरे ऐसे पूरे मुँह से ऐसे पसीना आ रहा है एंड मैं क्या करूँ उस टाइम पे? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि ऐसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा 3 घंटे। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कैसी भी सिचुएशन आ सकती है। आपको हर एक तरीके से रेडी रहना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम में, मेरे को बस अपना बेस्ट देना है। मैं सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करूँगा और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दूँगा। तो ऐसे ही मैंने अपना 3 आवर का जो वो सफ़र था वो तय किया। अपना बेस्ट से बेस्ट जो मैं दे सकती थी मैंने वो किया। बट फिर भी मेरे साथ हुआ क्या कि जैसे ही मैं बाहर निकली, तो अपने पेरेंट्स को देख के मैं इतना ओवरवेल्म्ड थी कि मैं रोने लग गई। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज़ अगर किसी बच्चे ने देखा है 2022 का पेपर, तो बायोलॉजी बहुत ही लेंदी आई थी एंड बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चंस गलत होने वाले हैं एंड बायोलॉजी जो होता है वो बच्चे का एक मतलब कोर स्ट्रेंथ होता है एंड मुझे लगा कि मैं इसी में फ़ेल कर गई, तो मेरा तो फिर से 570 580 पे मैं अटक जाऊँगी और बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे जैसा मेरे साथ पहले अटेम्प्ट में हुआ था, मेरे साथ वैसा ही हो जाएगा एंड मैं मेरा फिर से मेडिकल कॉलेज का जो सपना था वो रह जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई, पर मेरे पेरेंट्स ने तब मेरे को काम किया कि कोई बात नहीं, नहीं होता तो कुछ नहीं होएगा, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हें कुछ और करना होगा तो वो करा देंगे। बट फिर मैं घर गई एंड तब मैंने मार्क्स अपने जब कैलकुलेट करना स्टार्ट करे, तब मैंने देखा कि लाइक फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में मेरे इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर बन रहा था कि बायो का इतना लेंदी होना भी मतलब 2-3 क्वेश्चंस गलत भी हो गए, तो मेरी फिज़िक्स केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, सारे अपने शॉर्ट नोट सब कुछ को बार-बार रिवाइज़ करा था, सारे फ़ॉर्मूलाज़ देखे थे एंड उसने एट द एंड डे मुझे इतना हेल्प किया कि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी एंड मेरा स्कोर आया 633 एंड मैं बहुत खुश थी अपने रिज़ल्ट डे पे, बिकॉज़ मुझे पता था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इन न्यू दिल्ली, तो उससे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता था। तो मैं ये चाहूँगी कि आप मेरी स्टोरी से इंस्पायर होएँ एंड एंड के 3-4 महीने में वो गलतियाँ ना करें जो मैंने करी एंड अपना 1 साल वेस्ट ना करें। तो इसलिए मैं जोश टॉक्स को थैंक यू भी बोलना चाहूँगी जिनने मेरी स्टोरी यहाँ प्रेज़ेंट करी एंड बहुत सारे बच्चों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी कि ये गलतियाँ आपको रिपीट नहीं करनी है। बेशक जिनने बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन पूरे साल रखी हो, बट एट द एंड में आके अगर वो छोटी-सी गलती भी कर देते हैं, तो उनका नीट का सपना अधूरा रह जाएगा, उनका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तो मैं ये चाहूँगी कि आप भी मेरी स्टोरी से इंस्पायर होए एंड अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सपना निकालें एंड अपनी स्टोरी आकर मेरी जगह पे प्रेज़ेंट करें एंड मैं उस स्टोरी को देखूँ अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठकर एक दिन। ऑल द बेस्ट, ऑल द नीट 2024 एस्पिरेंट्स। थैंक यू।